जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फॉर यू में। इसमें हम लोग एक नई पहल विजन आईएएस की पीटी 365 की यह बुक जो पब्लिश की जाती है हर साल, राजव्यवस्था है, जो कि क्लासरूम स्टडी मटेरियल के बारे में बताया जाता है, जो अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक करंट अफेयर का पूरा कंपाइलेशन है, जिसमें राजव्यवस्था या एक तरह से कहें तो पॉलिटी का जितना भी घटनाक्रम हुआ पिछले अप्रैल से दिसंबर तक में, उसका यह पूरा कंपाइलेशन होता है एक बार में। तो इसमें आज हम लोग कंटेंट, तो इसी का आज हम लोग एक सीरीज चलाने वाले हैं। तो आइए इसका कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसका पूरा नाम है राजव्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें विषय सूची में आ जाएगा संविधान से जुड़े मुद्दे, इशूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर करीब 9 मुद्दे हैं, तो ये हो जाएंगे। फिर सांसद राज, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यपालिका मतलब फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, इससे जुड़े कुछ मुद्दे। फिर हो जाएगा केंद्र संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, न्यायपालिका, जुडिशरी, उससे जुड़े कुछ मुद्दे हैं। फिर चुनाव, इलेक्शन से जुड़े कुछ मुद्दे। फिर महत्वपूर्ण विधान विधेयक, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर या बिल्स। फिर सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, विधिक या कार्यकारी निकाय, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ इन न्यूज़। फिर गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। तो इतना मतलब टोटल 8 हेडिंग है, जिसमें करीब करीब 80-90 या 80-90 के आसपास टॉपिक्स होंगे, जो कि पिछले एक साल में महत्वपूर्ण रहे हैं, जो कि विजन आईएएस ने अपने पीटी 365 में डाला। तो आइए हम लोग यही शुरू करेंगे आज। अब से हमारा एक सीरीज़ दिया चलेगा जिसमें पीटी 365 का धीरे धीरे करके सारा किया जाएगा। पहले राजव्यवस्था, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इसी तरह से हर सेक्शन को किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको यह सीरीज़ कैसा लग रहा है, और अगर किसी तरह का कोई सुझाव है आपको देना हो तो आप लोग इसे प्लीज़ 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 हमें सजेस्ट करें, ताकि हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आइए इसका पहला हेडिंग देखते हैं क्या है। इसका पहला हेडिंग है संविधान से जुड़े मुद्दे, मतलब इशूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे शुरू करने से पहले मैं यही अनुरोध करूंगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह का और भी अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकें, और जिससे आपके एग्ज़ाम में तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। जैसे कि अभी यूपी पीसीएस आने वाला है, फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, तो उन सभी में ये सभी पहल आपको बहुत लाभदायक होंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि पीटी 365 पढ़ रहे हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए यह बहुत अच्छी पहल हम लोगों ने शुरू की। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं पहला टॉपिक से, संविधान से जुड़े मुद्दे, मतलब इशूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पहला हो जाएगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा, मतलब कि जो कि आर्थिक रूप से कमजोर, जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे विशेष दिया हुआ है। तो सुर्खियों में यह क्यों था? सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग, मतलब जनरल कैटेगरी की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। तो यह मुद्दा सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि 103वें संविधान संशोधन जो था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, मगर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आपका संशोधन यह बिल्कुल सही रहा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस सेक्शन को दिया जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में, तो आइए आरक्षण के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। सिन्हा आयोग की सिफारिश के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। तो यहाँ पे देखिए, एक ये सिन्हा आयोग है, जो कि आप लोग यहाँ दिख रहा होगा सिन्हा आयोग। तो ये आयोग था जिसने इस आरक्षण के बारे में सिफारिश की थी। तो आप लोग इस आयोग के बारे में जरूर देखिएगा। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी वर्गों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस ऐसे वर्ग हैं जो कि ना ओबीसी में आते हैं, ना ही एससी एसटी में आते हैं, मतलब यह जनरल वर्ग हैं। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 5 का क्लॉज 6 और 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 को जोड़ा गया। तो यह कहा गया कि मतलब ईडब्ल्यूएस को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 में संशोधन करेगा। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। तो इस अधिनियम में और बोला गया कि यह केंद्र और राज्य दोनों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का शक्ति प्रदान करता है। हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं। इसमें और भी कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो राज्य सरकार चाहे तो दे सकता है अपने शिक्षण संस्थान में, या चाहे तो नहीं दे सकता। यह राज्य सरकार के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु
सरकार को सामर्थ्य बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान का अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। तो इसमें यही कहा गया कि अनुच्छेद 15 में इसको संशोधन किया गया। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS हेतु 10% तक सीटों का आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। तो इसमें यह भी बोला गया है कि EWS का जो 10% आरक्षण होगा वह अल्पसंख्यक के शिक्षक संस्थानों में जो होगा उस पर लागू नहीं होगा यह आरक्षण। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों के EWS के लिए सभी पदों पर 10% तक का आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो इसमें और कहा गया है कि अनुच्छेद 16 में जो संशोधन किया गया उसके हिसाब से सरकारी नौकरियों में अब EWS के लिए 10% सीट आरक्षित होंगे। EWS आरक्षण SC, ST और OBC को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। मतलब EWS को जो आरक्षण मिला है वह SC और ST और OBC तीनों मिलाकर जो आरक्षण दिया गया था उसके अतिरिक्त या 10% आरक्षण और दिया गया है। EWS आरक्षण के लिए योग्यता, तो योग्यता क्या होगा, तो कोई व्यक्ति जो SC, ST और OBC के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 10 लाख रुपए से कम है। मतलब योग्यता के बारे में इसमें कहा गया कि जो EWS में वैसे लोग होंगे जो ना तो SC ना ST ना वही OBC में होंगे और जिसका परिवार का सकल वार्षिक आय 10 लाख से कम होगा। EWS आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब कौन कौन से EWS आरक्षण से बाहर होंगे, तो जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि होगी, जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है या जिसके पास अधिसूचित नगर पालिका में 10 वर्ग गज और उससे अधिक या अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज के आवासीय भूखंड होंगे। तो कौन कौन से इस आरक्षण से बाहर होंगे, तो जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है या जिनके पास 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है या जो नगर पालिका में 10 वर्ग गज या उससे अधिक या फिर अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज का आवासीय भूमि है, उनको यह आरक्षण से मुक्त किया गया है। मतलब उनको इस आरक्षण में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु, तो इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से देखते हैं, तो जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद। तो इसमें प्रमुख बिंदु ये हो जाएंगे, देखते हैं। केवल आर्थिक मामलों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन नहीं करती है। तो प्रमुख बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केवल आर्थिक मामलों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूलभूत ढांचे को उल्लंघन नहीं करती है। साथ ही EWS को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। तो यह प्रमुख बिंदु। फिर अगला प्रमुख बिंदु है SC, ST और SEBC के अपवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचाने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यह भी समझ में आ गया आपको। फिर आइए अगला देखते हैं। 1992 में इंदिरा साहनीवाद के निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय घोषित नहीं किया गया था। मतलब इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल SC, ST और SEBC OBC समुदाय पर ही लागू हुआ था, सामान्य वर्ग पर नहीं। मतलब यह बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि 1992 में जो इंदिरा साहनीवाद जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु इस निर्णय में यह नहीं कहा गया था कि 50% आरक्षण जो है वह अनुलंघनीय है, मतलब इसको पार नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। और साथ ही यह जो 50% आरक्षण का जो लिमिट रखा गया था वह SC, ST और ESBC और OBC समुदाय के लिए था, सामान्य वर्ग के लिए ऐसा कोई बात नहीं कहा गया था। तो सामान्य वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया वह इसके अतिरिक्त है, तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद जो कि संविधान से रिलेटेड था, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद, तो कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया यह देखते हैं। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6, यह अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 के पहले से उल्लेखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है या शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है। मतलब कि बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 और 15 के क्लॉज 5 में जो पहले से लिखा हुआ आरक्षण मतलब जिन वर्गों के लिए लिखा हुआ है उनके अलावा यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है और यह शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है। तो मतलब यह शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है, मतलब जो भी EWS वर्ग में शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश चाहते हैं तो उनके लिए यह संबंधित है उनसे। अनुच्छेद 15 का 4 और 15 का 5 सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। मतलब कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या
मतलब कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए था, और अब अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 6 या ईडब्ल्यूएस के लिए आ गया। आइए अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6 क्या है यह देखते हैं। यह अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है या नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद क्लॉज 16 क्लॉज 4 उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नज़र में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब सीधा सीधा समझा जा रहा है कि अनुच्छेद के 16 का सब क्लॉज 6 जो जोड़ा गया, वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरी में नियुक्तियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सीधा ये देखिएगा कि 15 जो है वह शैक्षणिक संस्थान में लिए है, शैक्षणिक संस्थान के लिए, और 16वां अनुच्छेद जो है वह नौकरी के लिए है। तो और देखिए क्रीमी लेयर के बारे में कुछ कहा गया है, तो देखते हैं क्या है। ऐसे परिवार जिनका वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक है वे आरक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। क्रीमी लेयर शब्द की पहली बार प्रयोग वर्ष 1971 में सतनाथ आयोग में किया गया था। क्रीमी लेयर के बारे में कहा गया कि मतलब ऐसे परिवार जिनका वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ऊपर है वह क्रीमी लेयर में आएंगे, और इसका पहला बार 1971 में प्रयोग किया गया था सतनाथ आयोग में। फिर इंदिरा साहनी वाद में आरक्षण के लिए निर्धारित की गई अन्य शर्तें। तो इंदिरा साहनी वाद में अन्य शर्तें भी निर्धारित की गई आरक्षण के लिए, उनमें देखते हैं क्या क्या। आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, आरक्षण जो होगा सामाजिक और शैक्षणिक दोनों रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध होगा। फिर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल आरक्षण पर 50% के ऊपर सीमा रहेगी। मतलब कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण या वर्टिकल आरक्षण पर जो होगा 50% की सीमा रहेगी, उस पर पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रमोशन होता है उसमें कोई आरक्षण किसी तरह का किसी को नहीं मिलेगा, यह बोला गया था। तो पहला टॉपिक उम्मीद करते हैं आपसे क्लियर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप वीडियो या मतलब या सीरीज़ या पहल हमारी जो है वो आपको कैसी लग रही है, जैसे कि हम और भी अच्छा इसे बना सके आपके लिए। फिर दूसरा टॉपिक हो गया अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण, मतलब सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसीज। मतलब ओबीसीज का और भी कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया उसके बारे में देखते हैं। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा ये न्यूज़, आइए देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जस्टिस रोहानी आयोग के कार्यकाल का फिर से विस्तार किया है। यह आयोग का कार्यकाल में 14वां विस्तार है। अब इस आयोग को 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस आयोग का गठन ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया था। तो यह मुद्दा चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि जस्टिस रोहिणी आयोग जो है उनका कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया है, जो कि अब 31 जुलाई 2023 के लिए है। तो यह आयोग इसलिए गठित किया गया था कि ताकि ओबीसी का उपवर्गीकरण या मतलब कि सब कैटेगराइजेशन कैसे किया जाए उसके लिए यह आयोग गठित किया गया था, जिसका और मतलब डेट बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या क्या पहले ये देख लेते हैं। तो 1953 में आया था काका केलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में। फिर 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। फिर यहाँ पे देखिए नाम और मंडल मतलब जो भी आयोग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यह फिर से न्यूज़ में आ गया ना, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा डेट और ये नाम वगैरह ये सब ध्यान में रखिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव मतलब टिक करने में आसानी होगी। फिर उस 1992 में अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 1992 में ही इंदिरा साहनी बाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। तो ये देखिए टाइम के हिसाब से क्या क्या ओबीसी की मतलब घटनाक्रम में हुआ, ओबीसी में जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं फिर अन्य संबंधित तथ्य, इसमें क्या क्या और संबंधित तथ्य हैं। इस आयोग का गठन 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। मतलब यह जो आयोग है जस्टिस रोहिणी आयोग, इसका गठन 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग मतलब SEBC की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। मतलब अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच करने के लिए कोई आयोग की गठन करें। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC ने ओबीसी को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो मतलब NCBC जो आयोग गठित हुई थी उसने 3 वर्गों में ओबीसी को विभाजित करने के लिए कहा गया था 2015 में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC, यह हो जाएगा ग्रुप A। इसमें वे वर्ग या समुदाय
शामिल हों जो ओबीसी के भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इनमें आदिवासी जनजाति, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति सम्मिलित हैं जो अपने पारंपरिक व्यवसायों से जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अधिक पिछड़ा वर्ग मोर बैकवर्ड क्लास एमबीसी या ग्रुप बी में आ जाएगा। इसमें वे व्यावसायिक समूह शामिल होंगे जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तथा पिछड़ा वर्ग हो जाएगा फिर बैकवर्ड क्लास बीसी या ग्रुप सी में आएगा। इसमें वे वर्ग शामिल होंगे जो तुलनात्मक रूप से आर्थिक समर्थ और उन्नत हैं। ठीक है, तो आप 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ए, बी और सी। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी देख ली है। फिर एनवीसी के अनुसार 11 राज्य या संघ शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, जिसमें कि 11 राज्य या संघ शासित प्रदेश, जिसमें है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थाओं में आरक्षण हेतु ओबीसी को उप वर्गीकृत किया है। तो फिर यहाँ पे एनवीसी के अनुसार मतलब बताया गया कि 11 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने ओबीसी के आरक्षण को उप वर्गीकृत किया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण, ये क्या क्या है आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया। उपर्युक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243 यू के प्रावधानों के आधार पर दिया गया। अनुच्छेद 243 यू के अनुसार किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय था उत्तर प्रदेश सरकार में जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में। अगला देखते हैं। न्यायालय ने कहा कि जब तक कृष्णामूर्ति बनाम भारत संघ 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट शर्त को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं प्रदान किया जाता। फिर ट्रिपल टेस्ट शर्तें निम्नलिखित हैं, मतलब कौन कौन सा शर्त है यह देखते हैं। प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी। ठीक है, फिर आयोग के प्रस्तावों के अनुसार आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा या ठीक है, तो मतलब इसमें आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा कि किस अनुपात में कितना वर्ग को आरक्षण दिया जाए। यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीट का कुल 50% से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ भी वही बात है कि 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो इसके किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। मतलब कि इलेक्शन तो होगा ही हर हाल में 5 वर्ष में, अगर वह ट्रिपल टेस्ट के लिए तैयार है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर 5 साल में इलेक्शन हो जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट है, भारत के संविधान स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों को ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। ठीक है, भारत के संविधान जो स्थानीय निकाय में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है और राज्य सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण का निर्णय लेने की अनुमति दी गई है राज्य सरकार को। तो यह टॉपिक भी देख लिया हम लोग ने। इसमें कुछ अलग पॉइंट दिया, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी क्या है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसके एक संवैधानिक निकाय संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ दिया गया। मतलब 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार 338 भी अनुच्छेद जोड़ा गया। एनसीबीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया। ठीक है, संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया एनसीबीसी को। फिर इसके सदस्य होंगे, एक सदस्य होंगे, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होगा, मतलब टोटल से 5 मेंबर बॉडी होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और कार्यकाल होगा आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तों और कार्यकाल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। तो इसका कार्यकाल जो होगा वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा इसका कार्यकाल।
फिर आइए देखते हैं, फिर न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को सौंपा गया कार्य, मतलब न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को कौन कौन सा कार्य सौंपा गया था। तो केंद्रीय ओबीसी सूची के संदर्भ में समुदायों या जातियों के बीच आरक्षण संबंधी लाभों के असमान वितरण, यानी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण का प्रसार की जांच करना। मतलब कि जो 27% आरक्षण दिया गया है उसके बारे में बताना कि वह सही है, गलत है, या फिर उससे और क्या क्या किया जा सकता है। ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित तंत्र, मानक, प्रतिमानों और मापदंडों को तैयार करना। मतलब कि ओबीसी का जो उप वर्गीकरण होगा वह किस तरह से होगा, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि इसका क्या तंत्र होगा, इसका क्या मानक होगा, इसका क्या प्रतिमान होगा और इसका क्या मापदंड होगा कि ओबीसी का वर्गीकरण बहुत अच्छे से हो। तो यह टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। फिर अगला टॉपिक है समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। सुर्खियों में यह क्यों रहा, तो हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। मतलब राज्यसभा में किसी ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से किसी ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। यह एक गैर सरकारी विधेयक है। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि यह सरकारी विधेयक नहीं है, मतलब कोई भी एमपी अदर देन मिनिस्टर इसे पेश किए हैं राज्यसभा में। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह कहाँ पेश किया गया, तो यह राज्यसभा में पेश किया गया, लोकसभा में नहीं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बना के दे दे। फिर यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में देखते हैं। समान नागरिक संहिता का आशय एक कानून से है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, अभिरक्षण मतलब कस्टडी, दत्तक ग्रहण मतलब एडॉप्टेशन और विरासत मतलब इनहेरिटेंस के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो इसमें बताया गया कि भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामले, मतलब भारत के सभी नागरिकों के जितने भी व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, मतलब किसी को गोद लेना, किसी का इनहेरिटेंस मतलब विरासत में जो मिला, इस पर एक समान कानून होगा सबके लिए। तो उसके बारे में यहाँ पे है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब। समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो समान नागरिक संहिता हमारे पहले से संविधान में वर्णित है, ऐसा नहीं कि यह कुछ नया चीज़ है, मगर यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जो कि सरकार धीरे धीरे अपने मतलब इच्छानुसार या फिर जिस तरह से वह एबल होगा उस हिसाब से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इम्प्लीमेंट करता है। तो उसी में यह अनुच्छेद 44 में यह वर्णित है समान नागरिक संहिता। इसमें क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। इस प्रकार यूसीसी संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है। यह गैर न्यायिक भाग होगा, मतलब इसे कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। फिर साथ ही व्यक्तित्व कानून या मतलब पर्सनल लॉ संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ जो है वह संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए यूसीसी मतलब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले यह क्या थी, तो 1840 की लेक्स लॉ की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अपराध, साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून को अपनाया था। हालांकि हिंदू और मुसलमानों से पर्सनल लॉ को जानबूझकर इसके दायरे से बाहर रखा गया था। तो 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि ब्रिटिश ने पहली बार अपराध, साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून अपनाया था, मगर उन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं के पर्सनल लॉ से इसको अलग रखा था। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने BN राव समिति का गठन किया। इस समिति का गठन हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने तथा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए किया गया था। और 1971 में ब्रिटिश सरकार ने BN राव समिति का गठन किया था। इस समिति का मुख्य कार्य यह था कि हिंदू कानून को संहिताबद्ध मतलब उसे अच्छी तरह से लिखना और महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देना, इस समिति का कार्य था। फिर स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या क्या किया गया, आइए देखते हैं। संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने माना कि यूसीसी को मौलिक अधिकार के दायरे के अधीन लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला कानून है, अगला पॉइंट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता दी गई। मतलब अंतर धार्मिक विवाह जो था उसको मान्यता दी गई। 1955-56 की अवधि के दौरान 4 हिंदू कोड बिल पारित किए गए। मतलब 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल भी पारित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में भी यूसीसी का समर्थन किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी धीरे धीरे मतलब अपने विभिन्न विभिन्न निर्णयों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को समर्थन किया है। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। भारत में व्यक्ति कानून
की वर्तमान स्थिति, मतलब पर्सनल लॉ के बारे में भारत क्या क्या है, भारत में क्या क्या, आइए यह देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए पृथक व्यक्तिगत कानून हैं और वे कानून ही उन पर लागू होते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में अलग अलग धार्मिक समुदाय हैं और उनका अलग अलग व्यक्तिगत कानून है और वही उन पर लागू होता है। इन कानून के अलग अलग उपबंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से कई वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। मतलब यह नियम कानून जो है वह कई वर्षों में लिखा गया है या संहिताबद्ध एकत्र किया गया है। तो यह देखते हैं कौन कौन सा। उदाहरण के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। इन कानूनों में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो यह हो जाएगा सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों हो जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की गई है। फिर भारत में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं। उदाहरण के लिए मतलब कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं जिसमें जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। मतलब विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अंतर धार्मिक विवाह, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह करने पर भी उसे मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त संरक्षण और प्रतिपालक पाल्य अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है। मतलब इसके अंतर्गत अभिभावक का क्या कर्तव्य होगा, क्या नियम होगा अपने बच्चों के प्रति, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होता है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होता है, तो यह राज्य होगा गोवा। 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को यहाँ जारी रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पॉइंट आ गए। एक तो 1961 हो गया जब गोवा को भारत का भाग बनाया गया था, नियंत्रण में लिया गया था। और इससे पहले यहाँ कौन थे, तो पुर्तगाली थे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867। यह संहिता सभी गोवावासियों पर लागू होती और वे किसी भी धार्मिक या निर्जाति समुदाय के हों। ठीक है। हालांकि पुर्तगाली संहिता पूर्ण रूप से एक यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ लिया। आइए हम लोग इसमें कुछ अलग से दिया हुआ था उसको देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन से रहे इसके बारे में देखते हैं। तो शाह बानो बाद 1985, इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को एक सामान्य नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्र सद्भाव और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देता है। तो यह सहबानोवाद है। मतलब 1985 में एक केस आया था, सहबानो केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को धीरे धीरे समान नागरिक संहिता की ओर अपना अग्रसर होना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समान संरक्षण को बढ़ावा देता है। फिर अगला है सुश्री जॉर्डन डोंगदे बनाम एस चोपड़ावाद 1985। इस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान संहिता तैयार हो जो कि विवाह और तलाक दोनों के लिए समान हो, सभी लोगों के लिए। फिर सरला मुदगलवाद 1995। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा यूसीसी का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैचारिक अंतर विरोधी को दूर करके राष्ट्रीय एकता में मदद करेगा। फिर एक और निर्णय था सरला मुदगल बनाम 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को निर्माण करने की आवश्यकता दोहराया और उन्होंने कहा कि यह एक वैचारिक अंतर विरोध को दूर करके राष्ट्र एकीकरण में मदद करेगा, मतलब राष्ट्र की एकता में बढ़ावा देगा। तो उम्मीद है कि यह भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला है हेट स्पीच मतलब जो भी कटु वचन या फिर इस तरह के किसी स्पीच का प्रयोग करते हैं उसके बारे में था, उसके बारे में यह टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा।
हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है। मतलब हेट स्पीच मामले जो भी दर्ज किए जा रहे थे उसमें अचानक से 500% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले कुछ महीनों में, तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया। तो हेट स्पीच के बारे में देखते हैं कि यह है क्या। हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया, मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि यह है क्या, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाले वक्तव्य होते हैं। हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धारा जैसे 153A, 295A आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब हेट स्पीच एक ऐसा मतलब व्यक्तियों के एक समूह द्वारा मतलब बोला जाता है जिससे कि घृणा या ऐसा कुछ हो। तो इसमें आईपीसी की कई धाराएं हैं जैसे 153A, 295A आदि का प्रयोग किया जाता है। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव-भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। इन्हें ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। तो हेट स्पीच को कई तरह से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर, मीम्स बनाकर, वस्तुएं से, हाव-भाव से, प्रतीक चिन्ह से। तो इस तरह से हेट स्पीच को प्रस्तुत किया जाता है या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूप में प्रसारित किया जाता है। तो हेट स्पीच और इससे संबंधित कानून, मतलब इससे संबंधित कौन कौन से कानून हैं, आइए पहले यह देख लेते हैं। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 सभी नागरिकों को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता की संरक्षण हेतु युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि नागरिकों को वाक्य, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है, मगर इस पर युक्त प्रतिबंध है ताकि लोक व्यवस्था और सदाचार की नैतिकता बना रहे। फिर भारतीय दंड संहिता आईपीसी 180 इसमें है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराएं जैसे कि 153A, 153B, 298 आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करते हैं। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित है जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसके अंदर दिया हुआ है कि इस अधिनियम की धारा 8 में व्यक्ति को चुनाव लड़ने से आयोग घोषित कर सकती है जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो। ठीक है। फिर धारा 123 का क्लॉज 3A की और धारा 125 निर्वाचन संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाले गतिरोधों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है, साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। ठीक है। फिर हो जाएगा अगला कानून है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा स्पष्टता के उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करता है। तो यह सभी कानून थे। तो हेट स्पीच के बारे में इतना ही दिया हुआ है कि हेट स्पीच मतलब एक ऐसा कुछ है जिससे कि आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा बताएं या बोलें जिससे कि अब उनका मानना हो या इस तरह कोई बात हो जिससे कि उन्हें तकलीफ पहुंचे, तो यह हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। और यह पिछले कुछ वर्षों में 500% में इसकी बढ़ोतरी देखी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है राजद्रोह मतलब सेडिशन। तो राजद्रोह क्या होगा पहले देख लेते हैं इसमें, या सुर्खियों में क्यों रहा है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। मतलब कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जो आईपीसी की धारा है 124A तथा 152 जो कि करीब 150 साल पुरानी 152 वर्ष पुरानी राजद्रोह कानून है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा इस पर कुछ नया बनाना चाहिए और इसे परिवर्तित करना चाहिए। यहाँ पे राजद्रोह के बारे में कुछ बताया गया। तो भारतीय दंड संहिता धारा 124A में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है
जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्द द्वारा लिखित, मौखिक या सांकेतिक या दृश्य रूप से घृणा की अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें कहा गया कि सरकार के लिए कोई व्यक्ति या संस्था शब्द द्वारा मतलब लिखित या मौखिक या सांकेतिक रूप से घृणा या आपत्ति पैदा करता है तो उस हिसाब से इसे राजद्रोह का अवमानना माना जाएगा। इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर प्रशम्य मतलब नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यक पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है। तो इसमें काफ़ी कठोर अपराध है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा, उसे पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, फिर यह गैर जमानती होगा, संज्ञेय होगा, इस तरह की बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। 2018 में भारतीय विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई थी कि अब समय आ गया है कि राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A का पुनर्विचार किया जाए या उसे निरसित किया जाए। मतलब 2018 में LCI का एक परामर्श आया था जिसमें यह कहा गया कि जो कि अब धारा 124 के तहत जो राजद्रोह है उसे या तो पुनर्विचार किया जाए या उसे निरसित किया जाए और उसके स्थान पर कुछ नया कानून लाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो यहाँ पर राजद्रोह की पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे यह राजद्रोह का कानून बनाया गया। तो 1837 में क्या हुआ था, ब्रिटिश इतिहासकार या राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था और इसके लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया। 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को तैयार होने पर राजद्रोह कानून को हटा दिया गया था। 1870 में सर जेम्स स्टीफेन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संशोधन द्वारा आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह को तब जोड़ा गया जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता महसूस की गई। 1891 में जब बंगभाषी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस ने एज ऑफ कंसेंट बिल की आलोचना करने वाले एक लेख प्रकाशित किया था, तब राजद्रोह का पहला मामला दर्ज किया गया था। फिर 1921 में इसके लिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली बंधुआ, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी और बहुत से अन्य नेताओं को कारावास का सामना करना पड़ा था। 1948 में भारतीय नेता संविधान के राजद्रोह कानून को हटाने पर सहमत हुए थे। 1949 में राजद्रोह अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि आईपीसी की धारा 124A बनी हुई है। 1951 में नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 19 क्लॉज A का सब क्लॉज A के तहत पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया था। 1962 में केदारनाथ निर्णय में संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने आईपीसी की धारा 124 को संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया था, जो पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है। तो यह इसका पृष्ठभूमि थी। फिर राजद्रोह कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, तो इसमें न्यायिक निर्णय क्या क्या आया था इस बारे में देखते हैं। केदारनाथ बनाम बिहार राज्य बाद 1962। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक आलोचना या टिप्पणी के जरिए सरकार या उसके प्रशासन पर अपनी इच्छा अनुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। मतलब केदारनाथ बाद बिहार सरकार बनाम बिहार सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति इस तरह की विचार मतलब सरकार के बारे में अपना विचार रख सकता है, बशर्ते कि उसे लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। फिर पी अली बनाम केरल राज्य बाद 1982 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नारेबाजी या संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना किसी तरह का राजद्रोह नहीं माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कब, 1982 में। तो यह टॉपिक भी समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा।
तो आज हम यहीं तक रखते हैं, 5 टॉपिक तक। अगला होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगला टॉपिक होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी यह पहल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह टॉपिक अगर पसंद आई होगी या कुछ इसमें त्रुटि आपको दिख रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या आपको दिक्कत लगी, या सुझाव दीजिएगा कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे पढ़े होंगे, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें और अच्छा कंटेंट आपके लिए हम ला सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।